हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पार्ट 2 में आपका स्वागत है। और ये एक बहुत शॉर्ट सीरीज है, 10 मिनट या 15 मिनट की। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछी जाती है और डायरेक्ट पूछी जाती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी फालतू बकवास के। और अगर चैनल पर नए हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पार्ट जो हमारा है, जो पहला कंसेप्ट है, वो है थर्मोडायनामिक सिस्टम। आपने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पढ़ी होगी। तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो है हमारी 3-4 तरह की होती हैं, जैसे आइसोक्लोरिक है, आइसोथर्मल है, आइसोबारिक है। तो उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो बच्चों क्या है, आइसोथर्मल जो प्रोसेस होती है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हमारा टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अगर आप टेम्परेचर डिफरेंस निकालेंगे तो वो जीरो आएगा। ठीक है। और वहीं आइसोबारिक की बात करें, उसमें प्रेशर आपका कांस्टेंट रहता है। और आइसोक्लोरिक की अगर आप बात करें, आइसोक्लोरिक की आप बात करें तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, अगर इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कोई ना कोई इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, ये जो हमारा रूल है, ये बॉयल्स लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, बॉयल लॉ कहता है कि पी अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट मास हो तो पी और वी का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली रिलेशन होगा। तो पी वी इक्वल टू कांस्टेंट इसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आप सभी जानते हैं कि जो टोटल हमारी हीट होती है वो एक पार्ट इंटरनल एनर्जी में चले जाती है और एक पार्ट उसका वर्क डन के अगेंस्ट लगता है। तो जो फर्स्ट लॉ अगर आप आइडियल गैस के लिए लगाएं, जो आइडियल गैस होती है, कई बार इससे आपका क्वेश्चन आया है, आइडियल गैस में जो इंटरनल एनर्जी होगी वो सिर्फ और सिर्फ किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। अगर टेम्परेचर जीरो होगी तो यहाँ पर आइडियल गैस के लिए जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा डी क्यू ओवर इक्वल टू डी डब्ल्यू बन जाएगा। ठीक है। अच्छा, आगे आप बढ़े इसमें ही, जो हमारा आइसोबारिक प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस में हमारी जो इक्वेशन होती है, इसमें हमारा क्या होगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक में हमारी जो रिलेशन हो जाएगा, ठीक है, आइसोबारिक में जो हमारा रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि v बाई टी जो हो जाएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा। ये आइसोबारिक का है। और वहीं अगर आपसे पूछें आइसोक्लोरिक में, तो वहाँ p बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो v बाई टी कांस्टेंट होता है तो इसको आप चार्ल्स लॉ बोलते हैं। तो इसका नेचर चार्ल्स लॉ की तरह होता है। और p बाई टी अगर कांस्टेंट हो गया तो इसको गे-लुसेक लॉ बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करें, इक्वेशन ऑफ स्टेट अगर आप, ये तो हमने बना ली, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन करें तो अगर प्रेशर आपका कांस्टेंट रहेगा तो इसमें कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क क्या होता है, वर्क होता है पी डी वी। तो डी वी का डिफरेंस कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसके लिए जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट होगी वो डी क्यू इक्वल टू डी यू हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, कई बार इसमें एग्जाम में इसका वर्क डन पूछा जाता है। मैं एक और स्लाइड लेना चाहूंगा इसमें। जो आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस में कुछ डायरेक्ट आपसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। क्या कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका वर्क डन कितना होगा। देखो, वर्क डन अगर आप वॉल्यूम के टर्म में देखें तो एन आर टी एल एन वी फाइनल ओवर वी इनिशियल हो जाएगा। और वहीं इसको अगर आप प्रेशर के टर्म में देखें तो एन एन है नंबर ऑफ मोल, एन आर टी एल एन पी इनिशियल ओवर पी फाइनल हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें टेम्परेचर डिफरेंस जीरो है, तो टेम्परेचर डिफरेंस जीरो होगा अगर, तो हमारा जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी वो यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी इन्फिनिटी, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू ओवर एम डेल्टा टी। तो डेल्टा टी ही जीरो हो जाएगा, सी क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी बन जाएगा। बात करें बल्क मॉड्यूलस की, तो इसके लिए जो बल्क मॉड्यूलस होता है उसकी वैल्यू होती है प्रेशर के बराबर। और बात करें कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, तो वहाँ यहाँ पर ये हो जाता है इन्फिनिट। पिछले साल जे में जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर पी और वी का ग्राफ बना दें तो ऐसे बनेगा। तो आपको 3 ग्राफ दे दिए थे, पहला, दूसरा, तीसरा। आपसे पूछा था कि किस में टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो आप खुद ही बता सकते हैं, जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाएंगे तो T3 का ज़्यादा, फिर T2 का, फिर T1 का। ये आपका जेई 2023 का क्वेश्चन है। ऐसे यहाँ से डिट्टो क्वेश्चन छपते हैं, कभी कुछ पूछा जाता है, कभी कुछ पूछा जाता है। अगर बात करें बाकी की, जैसे आप कर सकते हैं आइसोबारिक की। ठीक है। तो आइसोबारिक में जो वर्क है वो हमने देख लिया अभी। आइसोबारिक में कितना हो जाएगा, आइसोबारिक में जो वर्क डन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पी वी फाइनल माइनस वी इनिशियल।
ठीक है, आप टी के टर्म में इसको आइडियल गैस से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन की बात करें तो 1/T हो जाएगा। बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो यहाँ पर बल्क मॉड्यूलस 0 होता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर स्पेसिफिक हीट की बात करें तो वो होती है Cp, जिसको आप आगे पढ़ेंगे, आपने पढ़ा होगा। वहीं अगर आइसोक्लोरिक की बात करते हैं आप लोग, तो आइसोक्लोरिक प्रोसेस में जो हमारी चीज़ें हैं वो ये हैं कि जो वर्क डन होता है आइसोक्लोरिक में वो 0 होता है। आइसोक्लोरिक में अगर आप स्पेसिफिक या बल्क मॉड्यूलस की बात करें तो वो इन्फिनिटी होता है। कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन आपका 0 होता है, कई बार आपसे पूछा जाता है। आगे हम अगली प्रोसेस देखते हैं। अगली प्रोसेस है एडाबेटिक। तो एडाबेटिक प्रोसेस वो होती है जिसमें जो हीट है भैया, हीट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, मतलब आइसोलेटेड सिस्टम होगा, हीट हमारी ट्रांसफर नहीं होगी। या आप बोल सकते हैं ऐसी प्रोसेस जहां पर एंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। और इक्वेशन ऑफ स्टेट यहाँ के लिए अगर देखें तो वो होता है पीवी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। और गामा जो है वो है CP/CB। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कोई ऐसा अगर फॉर्म देखें आप यहाँ पे, DQ इक्वल टू DU प्लस DW है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, DU माइनस DW, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कई बार यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं 3-4 चीजें और मैचिंग करो करके क्वेश्चन आ गया है, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे वर्क डन निकालना हो तो इसमें जो वर्क डन का फॉर्मूला है एडाबेटिक में वो क्या होता है, वो आपने ध्यान में रखना है कि जो हमारा एडाबेटिक प्रोसेस में वर्क डन है वो होता है 1/γ-1 P1V1 माइनस P2V2। अगर आपसे कहेंगे 1 से 2 में चले गया तो ये फॉर्मूला होता है। वहीं अगर आप इसको टी के टर्म में भी ब्रेक कर सकते हैं, टी के टर्म में भी आप यहाँ पर पीवी को अगर कन्वर्ट कर दें तो RTF माइनस TI करके बना सकते हैं। साइक्लिक प्रोसेस ये होती है जो प्रोसेस मल्टीपल सीरीज या मल्टीपल स्टेप करके वापस उसी स्टेप पे आ गई, उसको हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और साइक्लिक प्रोसेस में आपकी इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, ठीक है। और जो नहीं आएगी उसको हम नॉन साइक्लिक कहेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ स्टेट इसके लिए ऐसा कुछ है नहीं, इसके लिए जो मेन है वो है एरिया अंडर कर्व जो होगा या एरिया अंडर पीबी ग्राफ जो होगा, वही आपका क्या होगा, वर्क डन। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यू कॉन्स्टेंट तो यू 0 हो जाएगा, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो जितनी हीट होगी उतना ही क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। नॉन साइक्लिक में भी आप एरिया निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूरा कर्व आपको मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपको जो कर्व गिवन है वो और उसका वॉल्यूम एक्सिस से देखिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो इस पे सैंपल एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 23 का क्वेश्चन है, आपसे कह रहे हैं कि ये ऐसे ले गए हैं, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, पूछ क्या रहे हैं, टोटल वर्क डन। तो करना क्या है, इसमें एरिया निकालना है। और ये ट्रायंगल का जब एरिया निकाल देंगे ट्रायंगुलर पार्ट का, तो क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है 2 और हाइट कितनी है 400 में से 100 घटाओगे 300, तो आंसर कितना आ जाएगा 300 जूल, ठीक है। बस ध्यान रखिएगा अगर इसमें क्लॉकवाइज साइकिल चल रही है, क्लॉकवाइज चल रही है तो वर्क हम पॉजिटिव लेते हैं, ये साइन कन्वेंशन है इसके। और अगर एंटी क्लॉकवाइज हमारी वर्क चल रही है, एंटी क्लॉकवाइज, इसको आप नेगेटिव लोगे, ठीक है। फर्दर आगे बढ़ते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन आ गया, अभी पिछले साल का ही क्वेश्चन है। एक प्रोसेस है जिसमें इंटरनल एनर्जी आपकी क्या है, कांस्टेंट है। तो इंटरनल एनर्जी किसमें कांस्टेंट रहती है, या तो साइक्लिक होना चाहिए या आइसोथर्मल होना चाहिए, तो आइसोथर्मल सही ऑप्शन है। देखो जो आइडियल गैस है, आइडियल गैस की हमारे जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन होता है। टेम्परेचर का होगा तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो टेम्परेचर का डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसलिए इंटरनल एनर्जी 0 हो जाएगी, उसका जो चेंज होगा वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। देखो तीसरा क्वेश्चन कितना सरल आपसे पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन में अगर आप जाएं, ठीक है, अच्छा तीसरा क्वेश्चन में अगर आप जब पहुंचते हैं तो आपको 2 स्टेटमेंट दिए हैं, कह रहे हैं डी क्यू डी यू वर्क है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये होगा, ठीक है। तो इसमें आप देखिए ये वाले में यहाँ पर जो हमारा डी क्यू इक्वल टू होता है वो होता है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। अब आप साइन कन्वेंशन देख लीजिए, वर्क ऑन सिस्टम लिखा है, जब वर्क ऑन सिस्टम होता है तो ये नेगेटिव हो जाता है ऑन में,
और अगर वर्क बाई सिस्टम है तो ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। तो पहला तो सही है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसकी बात कर रहा है, एनर्जी की, तो दूसरा भी सही है। तो ए और आर सही है, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ग्राफ रिलेटेड कंसेप्ट। अब ग्राफ रिलेटेड कंसेप्ट ये है, इसको करने से पहले मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। देखिए, बहुत बार क्वेश्चन ऐसा आता है एडाबेटिक से, आपको ये कहेगा नो हीट एक्सचेंज कहेगा उस क्वेश्चन में, या हो सकता है आपसे कहा जाएगा कि जो हमारी वॉल है वो क्या है, परफेक्ट नॉन कंडक्टिंग है, तो आपको उसमें घबराना नहीं है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन कहेगा तो आपको वहाँ पर बुद्धि लगानी है थोड़ा सा। जो हमारे ये एडाबेटिक प्रोसेस है उसकी जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती है, एडाबेटिक की जो इक्वेशन ऑफ स्टेट होती हैं वो होती हैं आपकी टी वी गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, और दूसरा हम कह सकते हैं वो होती है टी वी गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्टेट है। अगर आपको पी और टी का रिलेशन कहेंगे तो आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ से आपकी एक डिपेंडेंसी पे आ जाएगी, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v की पावर गामा। अगर P और गामा में रिलेशन करेंगे तो गामा पता होना चाहिए, CP/CB होता है गैस के लिए। और वहीं अगर T का आप करना चाहो तो फिर आप T का भी यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। एक हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस पढ़ते हैं। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मतलब जिसमें PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है, लेकिन x जो है हमारा वो गामा नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये इक्वेशन आपकी आएगी, जब x आपका 1 होगा तो आप इसको कह देंगे कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, आइसोथर्मल। और अगर x आपका गामा हो गया तो आप इसको कहेंगे एडाबेटिक। जब ये x गामा नहीं है, 1 नहीं है, तो इसको हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। इस केस में जो आपकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलर हीट कैपेसिटी कितनी होगी, तो मोलर हीट कैपेसिटी होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, गैस कांस्टेंट 1 - x। ये ट्रिक है आपकी। आपसे अगर वर्क डन पूछेंगे गैस का कि भैया वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, NR T1 - T2 अपॉन में 1 - x। आपसे पूछेंगे इसका ग्राफ का स्लोप क्या होगा, तो होगा -x/PV। अगर आपसे पूछेंगे बल्क मॉड्यूलस कितना होगा, तो बल्क मॉड्यूलस होता है XP। ठीक है, और ये जो x की वैल्यू है अगर यही पूछ ली जाए तो वो होती है C - CP T - CB। तो ये पूछा था 2019 में, ये पूछा था 2022 में, और ये पूछा था आपका 2023 में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट आपके क्वेश्चन है। एक और बता दूं मैं आपको, इसी में जो हमारे फ्री एक्सपेंशन होता है बच्चों, फ्री एक्सपेंशन आपने सुना होगा, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। तो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस क्या है, फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस एडाबेटिक प्रोसेस है। ठीक है, और एडाबेटिक भी ऐसी प्रोसेस है जिसमें वर्क डन क्या होता है, 0 होता है। ऐसी प्रोसेस जो एडाबेटिक हो और वर्क डन 0 है, तो इसका मतलब है हीट भी 0 हो गई, वर्क भी 0 हो गया। तो अगर हमारा ये दोनों 0 हो जाएंगे तो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स में U भी 0 हो जाएगा। तो फ्री एक्सपेंशन में आपका U भी कांस्टेंट रहता है, हीट भी कांस्टेंट रहती है, और आपका वर्क भी आपका कांस्टेंट रहेगा या वर्क डन 0 रहेगा। चलिए आगे चलते हैं, अब ग्राफ रिलेटेड बातें करते हैं। जैसे मान लीजिए ये P है और ये V है, और आपसे पूछा कि ग्राफ बनाइए। तो देखो, अगर P पे हम परपेंडिकुलर लाइन बना रहे हैं तो ये आइसो बार का ग्राफ है। अगर हम V पे परपेंडिकुलर बना रहे हैं तो ये आइसोक्लोरिक का है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आपने आइसोबार बना लिया, आइसोक्लोरिक बना लिया। अगर आप आइसोबार और आइसोक्लोरिक नहीं बना के थोड़ा सा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके, ये करके। ठीक है, अगर आप आइसोथर्मल के लिए ग्राफ बनाते हैं सपोज, तो आइसोथर्मल और आइसो जो हमारा क्लोरिक है या एडाबेटिक मान के चलो, इनके लिए जो ग्राफ होगा वो कैसे हो जाएगा, ये वाला जो ग्राफ होगा ये आइसोथर्मल का हो गया, ये क्या हो गया, आइसोथर्मल का, और इससे जो नीचे होगा वो हो जाएगा एडाबेटिक का। इनमें स्लोप में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो एरो हमारा कहाँ को जाएगा, राइट की तरफ जाएगा। मान लो एक्सपेंशन हो रहा है तो पूछेंगे कि वर्क डन किसका ज़्यादा है, तो एक्सपेंशन के केस में मैक्सिमम वर्क कौन दिखाएगा,
आइसोबार, ठीक है। और वहीं अगर इसमें यही सेम ग्राफ में ये आइसोबार है, ये P है, ये V है, और ये हमारा ये आइसोक्लोरिक है, और ये हमारा आइसोबारिक है, ये हमारा आइसोथर्मल है, और ये हमारा एडाबेटिक है। अब यहाँ पर एक्सपेंशन नहीं होके आपको एरो क्या दे दिया, कॉम्प्रेशन का एरो दे दिया। कॉम्प्रेस हो रही है तो आपका जो मैक्सिमम एरिया हो जाएगा वो इस केस में किसका हो जाएगा, फिर एडाबेटिक का। इसका मैक्सिमम हो जाएगा कंप्रेशन की स्थिति में। कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर P और V दिया है आपको, ठीक है, और एक गैस है वो A से इस B तक एक्सपेंड हो रही है, ठीक है, A से B तक आपकी एक्सपेंड हो रही है। तो अगर एक्सपेंशन होता है किसी भी गैस का A से B तक, ठीक है, और A जो है हमारा ये जो A प्रोसेस है हमारी, तो आप 1 से 2 कर लीजिए। 1 हमारी आइसोथर्मल है, 1 हमारी आइसोथर्मल प्रोसेस है, और B जो सेकंड है हमारी वो एडाबेटिक है। तो अभी तो मैं बस आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन देंगे कि दो गैस हैं जो V1 वॉल्यूम से V2 तक एक्सपेंड हो रहे हैं, दो प्रोसेस से, आइसोथर्मल एडाबेटिक, तो किस में वर्क डन ज़्यादा होगा। तो अगर एक्सपेंड लिखेंगे तो वर्क प्रेशर टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, आइसो का ज़्यादा होगा एडाबेटिक से। अगर कंप्रेस होंगी यही प्रोसेस तो वर्क प्रेशर और टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, एडाबेटिक का। बस ये ध्यान रखिएगा, कोई एक इसमें आपसे पूछा जाएगा। तो जब एक गैस हमारी एक्सपेंड हो रही है A से B तो हमारे आइसोथर्मल की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएंगी, और अगर एडाबेटिक में होगा तो क्या हो जाएगा, हमारी जो गैस है वो एडाबेटिक की ज़्यादा हो जाएगी कंप्रेस की कंडीशन में। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बात ध्यान रख लें। आगे बढ़ते हैं। इसी में देखो एक रेफरेंस क्वेश्चन भी लाया हूँ इसका। अगर एक गैस V1 से V2 जा रही है, अगर W1 वर्क है आइसोथर्मल का, W2 है एडाबेटिक का, W3 है आइसोबारिक का, और गैस हो रही है एक्सपेंड, तो एक्सपेंड में आइसोबारिक का सबसे ज़्यादा होता है, तो W3 का क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही, इन दोनों में W3 है। ठीक हो गया। अब आप देखिए दूसरे नंबर पे किसका होगा, एडाबेटिक और आइसोथर्मल। तो आइसोथर्मल और एडाबेटिक में ज़्यादा वर्क किसका होगा। एरिया अंडर PB ग्राफ देख लीजिए, तो ये वाला इसका एरिया देख लीजिए और इसका एरिया देख लीजिए। तो यहाँ पर जो हमारा वर्क डन होगा वो किसका ज़्यादा हो जाएगा, आइसोथर्मल का ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा। जो आपका आइसोथर्मल है ये ज़्यादा एरिया कवर करेगा इतना, और एडाबेटिक तो इतना ही कर रहा है। तो उसके बाद किसका ज़्यादा होगा, आइसोथर्मल का, देन एडाबेटिक का। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। तो ऐसे इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं। देखो कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, तो जब भी आपको इंटरनल एनर्जी पूछी जाएगी तो क्या होती है, NCV डेल्टा T। तो कह रहे हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ 2 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस एट ए टेम्परेचर। तो आप यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला, डेल्टा U इक्वल टू NCV डेल्टा T। N कितना है, 2 है, और मोनोएटॉमिक के लिए CB होता है 3/2R, और डेल्टा T आपको दिया है 300। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 900 इंटू R की वैल्यू 8.31, सॉल्व करके आ जाएगा ये लगभग 7479 जूल के आसपास। तो इंटरनल एनर्जी का ये तो हमारा फॉर्मूला है। तो अगर आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ठीक है ना। तो ये आप लगा सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें मैंने क्वेश्चन इसके हम नहीं रखे हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस वाले जो चैप्टर है उससे बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे स्पीड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जो आपकी स्पीड है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बार बार। देखो गैस के पास 3 तरह की स्पीड होती है सॉरी, गैस के पास 3 तरह की स्पीड होती हैं। पहली जो स्पीड है भैया, उस स्पीड का नाम होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। और दूसरी जो स्पीड है गैस मॉलिक्यूल के पास वो होती है RMS स्पीड, और लास्ट वाली मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ठीक है, तो ये दो जो स्पीड है, इस स्पीड का फॉर्मूला होता है √8RT/πm। ये KT भी हो सकता है, ये PB भी हो सकता है, ये आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 3RT/m
और ये हो जाएगा √2RT/m। तो अगर ध्यान से देखो, चाहे कोई भी स्पीड का क्वेश्चन आए, जो हमारी गैस मॉलिक्यूल की स्पीड है वो उसके T/m के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। T क्या है यहाँ पर, T आपका है यहाँ पर टेम्परेचर, M है यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास। तो बस इस पे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाता है और रैम से आप इसको याद करना, सबसे ज़्यादा RMS, फिर एवरेज, फिर मीन आपका होता है। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन आता है कि RMS का T पर रिलेशन बताओ, RMS का M पर रिलेशन बताओ। ठीक है, तो ये चीज़ आप सही करना। अगला जो इसका फॉर्मूला का सेट है वो ये है कि जो हमारी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है उसका जो प्रेशर होता है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है 2023 में तो आपसे फॉर्मूले भी पूछ दिए गए हैं। क्या, मास ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, मास ओवर वॉल्यूम, नंबर ऑफ पार्टिकल और VRMS स्पीड का स्क्वायर, या आप इसको ये भी कह सकते हैं 1/3 डेंसिटी V और VRMS का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले पूछे थे। एक फॉर्मूला आपका ये फेमस फॉर्मूला है 2/3 E वाला, और E यहाँ पर क्या है, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यही पूछा गया था एक बार क्वेश्चन। तो यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पे बेस्ड, मतलब फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी। एक आपका फ्री मीन पाथ, जब दो कंसेक्यूटिव जो हमारी डिस्टेंस होती है गैस मॉलिक्यूल की, वो हमारा फ्री मीन पाथ से क्वेश्चन आ जाता है √2n/d²। n है इसमें डेंसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या नंबर डेंसिटी, पाई हो गया, d तो आपका डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। लास्ट वन, आपकी गैस की एक टेबल है जो आपको पता होनी चाहिए। टेबल क्या है, जो मोनो एटॉमिक गैस है भैया, जो आपकी मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होता है किसी के लिए, वो 3a-b होता है। तो मोनो एटॉमिक के लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 3 होती हैं, और तीनों के तीनों क्या होते हैं, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ, ट्रांसलेशनल मोशन के होते हैं। रोटेशन 0, वाइब्रेशन 0। वहीं अगर आप डायटोमिक पे जाओ, ठीक है, डायटोमिक का भी फॉर्मूला सेम है, लेकिन जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे डायटोमिक के पास वो कितने होंगे, डायटोमिक के पास डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं भैया आपके 5। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। अच्छा, अब जो ये तो 5 हो गए, तो 5 यहाँ पर जब आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम बनाए, तो यहाँ पर जो ट्रांसलेशनल होते हैं वो होते हैं 3, और रोटेशनल जो होते हैं वो 2 होते हैं, वाइब्रेशनल आपके 0 होते हैं। और ये डायटोमिक में भी कौन सा केस है, रिजिड डायटोमिक। ठीक है, कभी कभी रिजिड नॉन रिजिड आ जाता है, तो रिजिड डायटोमिक का केस है। तो यहाँ पर जब तुम रिजिड के लिए निकालोगे, जैसे ट्रांसलेशन का 3 है, ये 2 है, इसमें 0 है, वैसे ही यहाँ पर अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि नॉन रिजिड डायटोमिक है, अगर आपसे इसमें क्या पूछ दिया जाए कि नॉन रिजिड डायटोमिक है, नॉन रिजिड डायटोमिक है, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 6, ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल 1। ठीक हो गया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल दिया है उसमें क्या वो रिजिड दिया है, क्या वो नॉन रिजिड दिया है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अगर उसमें रिजिड दिया हुआ है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है रोटेशनल, वाइब्रेशनल और ट्रांसलेशनल, तीनों का एनर्जी मोड जितने भी होते हैं उनका सम। ठीक है, तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो उसमें 3 हो जाएंगी ट्रांसलेशनल, डायटोमिक में अगर 5 है रिजिड में तो 3 ट्रांसलेशनल हो जाएंगी, 2 रोटेशनल हो जाएंगी, वाइब्रेशनल 0 हो जाएंगी। नॉन रिजिड में 6 होती हैं तो 3 ट्रांसलेशनल, 2 रोटेशनल, 1 वाइब्रेशनल हो जाएगी, 1 वाइब्रेशनल हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे चलते हैं ट्राइटोमिक। ये 2023 का ही क्वेश्चन था, रिजिड और नॉन रिजिड उन्होंने पूछ दिया था। तो ट्राइटोमिक में अगर हम जाएं तो ट्राइटोमिक में भी 2 केस बनते हैं। पहला केस बनता है नॉन लीनियर। तो नॉन लीनियर जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे H2O है आपका, उसकी जो हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है। और जो लीनियर होते हैं,
जैसे CO2 है उसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 7 होती है, ठीक है। तो इसमें ट्रांसलेशनल 3 हो गए, इस वाले में ट्रांसलेशनल 3 हो गए, रोटेशनल 2 हो गए, वाइब्रेशनल 1 हो गया। इसमें ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 3, वाइब्रेशनल कितने हो गए? अच्छा, इसमें वाइब्रेशनल 0 होते हैं, इसमें 3 हो गए, ये होता है। तो मोनोएटॉमिक सबसे सिंपल सादा है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी ये है। ट्रांसलेशन होते हैं। डायटोमिक में 2 केस बनते हैं, F5 है तो रिजिड में क्या हो जाएगा? ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल 2 और वाइब्रेशनल कितनी हो जाती हैं? 0 हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? अब ये पूछा नहीं जाता है, ये पिछली बार ही पूछा था उन्होंने कि नॉन रिजिड का बताइए, ठीक है। तो नॉन रिजिड का जब आपसे पूछा जाएगा तब वाइब्रेशन उसमें एक भी ऐड हो जाता है, ठीक है। अब जो हमारी ट्राइटोमिक है उसमें जो नॉन लीनियर है, जैसे H2O है, उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगे, जो हमारे H2O है उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 हो जाएंगी, जिसमें 3 वाइब्रेशनल 3 रोटेशनल, और वहां पे 3 3 1 बनते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको समझ में आ गई होगी। अब आप किसी की भी क्या निकाल सकते हैं? एनर्जी। एक हम लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन पढ़ते हैं यहाँ पे, तो इसमें हम जो लॉ ऑफ इक्विपार्टिशन है वो कहते हैं कि हर डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ हाफ KT होता है। एग्जाम में आया था कि एनर्जी एसोसिएट विद ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, वो और ऑप्शन में क्या देता पता है? एनर्जी ऑफ ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मोनोएटॉमिक, ये पूछा गया था। तो उसका मतलब क्या था? उसका मतलब ये था कि आपसे ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में पूछा गया था। तो जो हमारी एनर्जी होती है ईच ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम की, वो होती है हाफ KT। तो F की क्या हो जाएगी? F/2 KT। तो आपसे मोनो का पूछेंगे 3 रख लीजिए, और वैसे डायटोमिक का आप ध्यान में रखेंगे 5, ठीक है ना। वो नॉन रिजिड बहुत स्पेशल केस है, नहीं पूछेगा। आप पूछेगा तो फिर तो वहां पर नॉन रिजिड वो क्लियर करेगा। और ट्राइटोमिक में भी वो लीनियर और नॉन लीनियर दोनों को स्पेशली बताएगा। तो आप यहाँ से एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जब एनर्जी निकालेंगे, ये किसके साथ है? ये मॉलिक्यूल के साथ है। अगर आपसे कहेंगे मोल की निकालो, तो मोल में क्या आ जाएगा? मोल में आ जाएगा आपका F/2 KT कन्वर्ट हो जाएगा RT से। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारा मोनोएटॉमिक के 1 मोल की कितनी हमारी एनर्जी होगी, तो F/2 KT आप कर सकते हैं। आगे अगर मैं इसमें बात करूं, जो हमारी CB होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो होती है F/2, ठीक है, और R। और वहीं जो CP है, मेयर्स फॉर्मूले से हम इसको कन्वर्ट करें तो F/2 + 1 R हो जाएगा। और यहीं से एक नया हमसे पूछा जाता है गामा, जिसको हम कहते हैं CP/CB। तो जो गामा की वैल्यू है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखो इससे क्वेश्चन बनेंगे कि आप बताइए, इसकी वैल्यू बताइए। यहाँ से तो डायरेक्ट फॉर्मूले भी बन जाते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मोनोएटॉमिक की मैंने अभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम बताई थी। अगर मोनो की बात करें तो मोनोएटॉमिक गैस जैसे कि आपकी क्या है? हीलियम है और नियॉन है, आर्गन है। तो इसके लिए CB कितना हो जाएगा आपका? 3/2 KT, 3/2 R, ठीक है। अगर डायटोमिक पूछेंगे, रिजिड नॉन रिजिड नहीं दिया है तो आप रिजिड ही यूज करेंगे। तो डायटोमिक के लिए कितनी हो जाएगी? 5। तो कितना आ जाएगा? 5/2 R। और वैसे ट्राइटोमिक में लीनियर नॉन लीनियर आप लगा सकते हो। और वहीं CB की वैल्यू बस एक R ऐड करना है, तो 5/2 R, और ये हो जाएगा 7/2 R। रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 5/3, और इस पर निकालेंगे तो 7/5। क्लियर है यहाँ तक? एक और रिलेशन होता है गामा का, 1 + 2/2 कितना आ जाएगा? गामा इक्वल टू नहीं, डिग्री ऑफ फ्रीडम का होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम F = गामा, या थोड़ा उल्टा हो रहा है शायद। ये होता है आपका गामा = F, सीधा F। तो अगर आपको F इसकी पता है, F3 होता है, तो कितना आ जाएगा? 5/3। तो ये आपसे JEE में डायरेक्ट पूछा गया था कि इसका बताइए। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, एक CB का रिलेशन और आप ध्यान में रखिएगा। जो CB है हमारा, ठीक है, CB की जो वैल्यू होती है ये आपको ध्यान में रखनी है कि कितनी बनेगी? वो बनेगी R/γ - 1।
तो इससे बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग सही करेंगे ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। और ये हमारा क्या था, एक टेबल थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। और मैंने एक सीबीएसई का पोल रखा है, अगर आप लोग सीबीएसई 12th के भी स्टूडेंट हैं तो आप जरूर उसमें पोल रखिए और अपने दोस्तों को तब भी शेयर करिए जो सीबीएसई के पेपर में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।